बच्चों, आज के इस वीडियो में डिटर्मिनेंट के लास्ट पार्ट को हम करने वाले हैं और लास्ट पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चन को या ऐसे टाइप को करने वाले हैं जो लगातार बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन के कि इस बार आएगा कि नहीं आएगा, लगातार सालों से सबसे बड़े क्वेश्चनों में आता है। और अब जो इस समय का सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो सेक्शन डी में पड़ता है और ऐसे 5 क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं और उनमें से ये भी एक होगा बिना किसी ऑप्शन के, सीधा सीधा क्वेश्चन। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसका पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। और ये बहुत इजी प्रोसेस है, बस थोड़ा टाइम टेकन है, जिससे आप इस बात पर बड़ा फोकस रहिएगा कि आप कोई इसमें मिस्टेक ना कर दें, कोई गलती ना कर दें, क्योंकि कैलकुलेशन है और अगर आपका कोई एक वैल्यू भी डिफर हुआ, क्योंकि कई सारे टर्म्स कैलकुलेट करने, उनमें अगर कोई एक भी वैल्यू आपकी डिफर हुई तो फिर ये आपको आंसर नहीं दे पाएगा और अगर फाइनली आपका आंसर नहीं आया तो फिर सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस बारे में हम समझते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है या जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, होता ये है कि हमें डिटर्मिनेंट के चैप्टर में 3 लीनियर इक्वेशन दिए जाते हैं, क्योंकि हमारी जो लिमिट है समझने की अप टू क्लास 12th वो ये है, अब 3x3 तक की मैट्रिक्स को सॉल्व करना और समझना। तो उसी पर बेस्ड है, हमें 3 लीनियर इक्वेशन दिए जाते हैं। इन 3 लीनियर इक्वेशन का यूज करके हमें इस 3 लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, यूज करना है मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स को और डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को। जैसे बेसिकली मैं आपको बताऊं कि 10th में भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था और उसको सॉल्व करने के हमने बहुत डिफरेंट मेथड देखे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इवन ग्राफिकल मेथड आल्सो। बट अब हम लोग इन क्वेश्चंस को उन मेथड से नहीं करने वाले हैं, इनको सीधा हमें करना है गिवन कॉन्सेप्ट से, जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, तो चलिए समझ लेते हैं। ये पूरा एक डेरिवेशन है फिजिक्स का और इस डेरिवेशन को एक बार में अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 3 मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये जो 3 इक्वेशन आपको गिवन है, उन सभी 3 इक्वेशन को आपको लिखना कैसे है, वो इस तरह से लिखना है। आपको यहां पर लिखना है ax = b। सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक। इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि ये जो 3 इक्वेशन आपको गिवन है उनको हमें लिखना है ax = b, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां हमें ये भी समझना है कि ये a क्या है, x क्या है और b क्या है। देखिए, a का मतलब ये जो कोफिशिएंट्स है x, y और z के, इन सभी कोफिशिएंट्स से बनने वाली मैट्रिक्स a है। तो आप वो देख लीजिए, a = द मैट्रिक्स, ये देखिए मैट्रिक्स 3 2 -2 1 2 3 and 2 -1 and 1। इनको कॉपी करने में बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ये कहीं से एक भी नंबर आपका माइनस प्लस हो गया या 1 2 हो गया या ऐसा कुछ भी हुआ ना, फिर आप आंसर तो भूल ही जाइए, ठीक। ए का मतलब ये मैट्रिक्स कहां से बनी, यहां से देखिए 3 2 -2 1 2 3 2 -1 1। दूसरी बात यहां पर आप देख रहे हैं कि x है, x को भी समझ लीजिए, x वेरिएबल से बनने वाली मैट्रिक्स है, x y z। और तीसरी बात आप यही देख लीजिए, जो b मैंने लिखा है वो b यहां जो आप देख रहे हैं वो ये मैट्रिक्स है, मतलब 3 6 and 2, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये दोनों बातें बिल्कुल क्लियर समझ लेनी है, ठीक है। आपने यहां से क्या क्या देख लिया, एक तो फर्स्ट आपने ये देख लिया कि a क्या है, फिर आपने ये देखा कि x क्या है और फिर ये b देखा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें ये भी समझनी है कि जो हमने ये लिखा हुआ है, अगर इसी को थोड़ा एक और बार देखें तो
ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, इससे एक इक्वेशन हमें और मिलने वाली है और वो है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक इक्वेशन हमें ये भी मिलने वाली है, ये भी याद रखिएगा। ये उस स्टार से तो बिल्कुल कम नहीं है, इसको डबल स्टार नहीं है। तो ये दोनों बात बिल्कुल क्लियर आपको समझ आ गई। क्या क्या? एक फर्स्ट कि हम इस गिवन इक्वेशन को, ये जो 3 गिवन इक्वेशन है उनको इस तरह से लिखेंगे, वेयर ए इज द मैट्रिक्स, एक्स भी एक मैट्रिक्स है एंड बी भी एक मैट्रिक्स है। ठीक, इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि इसको बाद में हमें यूज करना है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पूरा काम इसी मैट्रिक्स पे करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जो भी मैट्रिक्स हमको गिवन है उसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए नाउ डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए का मतलब बच्चों देख लो 3 2 -2 1 2 3 2 -1 एंड 1, दिस इज डिटर्मिनेंट। मेरी बात समझ आ रही? इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना मैं आपको सिखा भी चुका हूं और आप सभी जानते भी हैं, क्योंकि ये वो पार्ट है मोस्ट ऑफ द केस में स्टूडेंट इसी से स्टार्ट करता है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से शुरू करते हैं, क्योंकि उसको पूरा यकीन है कि इसमें तो हम मार ही देंगे 6। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको लेना है यहां पर 3, ये डिलीट और ये डिलीट, यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो 2 और ये कितना माइनस के साथ 3, तो यहां आएगा बच्चों 2 और ये माइनस और ये +3 हो जाएगा। ठीक, यहां पर -2 लिखोगे, ये सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट 1 और ये -6, और यहां पर ये माइनस ऑलरेडी है तो आप -2 लिखोगे, तो -1 और -4। क्या इतनी बात समझ में आई है? तो दिस इज 3 × 5 -2 × -5 और -2 × -5। अच्छे से समझ लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 15। ठीक है, -10 एंड -10, तो टोटल 35 आ गया। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, वो इसलिए समझिए इस बात को, क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप उस मैट्रिक्स का यूज नहीं कर सकते हैं इनको फाइंड करने के लिए। मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा उस मैट्रिक्स का इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो पहले तो सॉल्व करने से पहले यह बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगे आप शुरू कर दें बिना इसको जाने तो सारा कैलकुलेशन कर लिया, लास्ट में आपने सोचा चलो डिटर्मिनेंट को भी निकाल लेते हैं, वो बोला हम आएंगे ही नहीं, 0 हूं, तो फिर आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो पहले आप ये देख लें कि ये वैल्यू 0 तो नहीं है। अब 0 नहीं है तो आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, मेरी ये बात समझ में आ गई, मैं इसको भी पैक कर देता हूं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जो है वैल्यू है। अब क्या करना है, दूसरी बात, हमें इस गिवन मैट्रिक्स के सभी टर्म का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालना बहुत इजी है और लगभग आप सब जानते हैं। कोफैक्टर्स को जैसे मान लीजिए कि ये एक एलिमेंट है A11, तो A11 के कोफैक्टर को कैपिटल A11 कहते हैं और वो कैलकुलेट ऐसे होता है, देखिए A11। जो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड है वही कोफैक्टर फाइंड करने का भी मेथड है। थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पर माइनस प्लस को लेकर। जब भी किसी भी कोफैक्टर को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि वो जिस रो और जिस कॉलम में लिखा है अगर उनका सम इवन आता है तो उसको प्लस के साथ लिखेंगे और अगर उनका सम ऑड आता है तो माइनस के साथ लिखेंगे। तो पहले तो आप देखिए कि ये 1 1 दोनों प्लस इवन आ जाएगा सम, तो हम यहाँ प्लस से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, हमें इस एलिमेंट को छोड़ देना है जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में है। जो बच रहा है उनको सिंपल ऐसे ही कर लेना है जैसे अभी कर रहे थे। तो 2 + 3, तो वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 5 आ गई। नेक्स्ट कोफैक्टर है 2 1,
आप देख, सॉरी नॉट 2 1 1 2, अभी हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हैं, तो 1 2 का मतलब देखिए 1 + 2 मींस 3, जो कि ऑड है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, माइनस से। अब आगे का काम बाद में करेंगे, पहले साइन डिसाइड कर लेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब हम यहां है, ये डिलीट देखिए 1 और -6, तो ये वैल्यू 1 हो गई और ये -6 हो गई। तो बच्चों यहां पर जो वैल्यू आने वाली है वो भी 5 ही आएगी। रीजन समझ आ रहा होगा, ब्रैकेट में -5 आएगी और ये माइनस उसको मल्टीप्लाई करेगा तो +5 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए A13, अगर हम बात करें A13 की, तो आप यहां पर हैं, इसके माइनस प्लस से अपने को कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे नंबर क्या है उससे भी अपने को कोई लेना देना नहीं, बस उसकी पोजीशन देखिए। तो 1 3 मतलब 3 + 1 4, तो यहाँ पर प्लस आने वाला है। और अब आगे का काम देखें, तो ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, -1 और -4 आएगा, देखिए -1 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये -4 आएगा, तो माय डियर फ्रेंड ये वैल्यू आएगी -5। इस तरह आपने देखा कि फर्स्ट रो के सभी 3 एलिमेंट का कोफैक्टर हमने निकाल लिया है। चलिए थोड़ा सा और काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो रो है वो रो 2 है, तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे, A21 से स्टार्ट करेंगे। ये बात आपको समझ आ रही है कि दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम 3 है। 3 का मतलब माइनस, और आगे का काम देखेंगे। देखिए ये डिलीट हो गया, बहुत आराम से करिएगा, कोई भी प्लस माइनस गड़बड़ हुआ ना तो सब कुछ गया। तो ये डिलीट हुआ और ये भी डिलीट हुआ। आप देखिए यहां मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और ये माइनस प्लस, और फिर से एक माइनस, तो ये भी 2 आया, तो इसका मतलब 0 हो गया। देखते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां आने वाले हैं, तो दिस इज A22, जो कि प्लस से स्टार्ट होगा। रीजन क्या है, दोनों का सम इवन है। अब देखिए ये यहां डिलीट, ये यहां डिलीट, 1 को 3 से किया तो 3 हुआ, और 2 को -2 से किया तो +4 हुआ, जो कि 7 होता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमें 2 3 की वैल्यू भी माइनस से शुरू होगी। रीजन है उनका सम ऑड है, तो ये डिलीट हो जाएगा, और ये, तो यहां से -3 और -4, -3 -4 जो कि -7 हुआ, और ये +7 होगा। तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी, सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर हमने निकाल दिए। यही यहां एक्स्ट्रा है, यही एक्स्ट्रा है जिसको हमें समझना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात करने वाले हैं A31 की। तो देखिए दोनों का सम इवन है, मतलब हमें यहां प्लस लगाना है, ब्रैकेट लगाया हमने। अब देखिए ये डिलीट हो गया, जहां पे भी है ये डिलीट और ये डिलीट, कॉलम फर्स्ट और रो थर्ड, तो 3 2s are 6 एंड माइनस +4, तो दिस इज इक्वल टू 10। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आप निकालने वाले हो A32। अगर आप बात करने वाले हो A32 की, तो ये एक माइनस से स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों का सम 5 है। ये डिलीट और ये डिलीट, 9 एंड +2, 9 + 2 विच इज इक्वल टू -11। और अब आप देखोगे A33, जो कि बच्चों ये डिलीट होगा ये, और 6 - 2, और ये प्लस से स्टार्ट होगा, तो 6 - 2 इक्वल टू +4 होगा। इस तरह हम लोगों ने कोफैक्टर निकाल लिया। तो अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं करा है, एक तो इस गिवन इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस तरह से हमने लिखा, द फर्स्ट थिंग। सेकंड ये कि हमने इस मैट्रिक्स का यूज करके उसकी डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करा, ये। थर्ड की इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों का हमने कोफैक्टर निकाल लिया, जो कि ये है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इससे बनने वाली मैट्रिक्स। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों कोफैक्टर मैट्रिक्स, लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है तो उसको चलिए C से लिख देते हैं, और वो क्या होगा देख लीजिए, बहुत क्लियर है। इन्हीं एलिमेंटों को लिख जाइए, 5 5 -5 0 7 7 और 10 -11 एंड 4। आपको पता है हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स की कोई जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली हमें तो एडज्वाइंट चाहिए, एडज्वाइंट A चाहिए। तो अब जब हमें एडज्वाइंट चाहिए, तो एडज्वाइंट का फॉर्मूला आप देख लीजिए, होता है
ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ही एडजॉइंट होता है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो देख लीजिए यहां पर एडजॉइंट ए की वैल्यू अगर हम लिखें तो एडजॉइंट ए होगा बच्चों इसका ट्रांसपोज, मतलब ये कुछ ऐसे होने वाला है। ट्रांसपोज का मतलब आपको याद होगा, इसको पकड़ो ऐसे, ऐसे घुमाओ, ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमाओ, इस तरह से चेंज करो। अब नेक्स्ट देख लो, यहां पर ये 0 है, ये 7 है, ये भी 7 है, और उसके बाद एक और देख लो, इसको ऐसे पकड़ लो तो यहाँ पे 10 है, -11 है, और ये 4 है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हमें बाद में समझ आता है कि एक्चुअली में एडजॉइंट की भी उतनी जरूरत नहीं थी, मेन यूज तो इनवर्स का है, ए इनवर्स का है। तो हम यहां से क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? ए इनवर्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर कि यहां हमारे पास ए इनवर्स चाहिए, और अगर ए इनवर्स मिला तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं और फिर उसकी वैल्यू भी लिखता हूं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट के यूज आ गई उसकी वैल्यू की, देखिए 35 लिखा है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों यहां पर 1/35 मैंने ये लिख दिया, और एडजॉइंट का मतलब ये वाली मैट्रिक्स है, तो ये 5 है, ये भी 5 है, ये -7 है, 0 7 7 है। कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी इसमें इधर उधर हुआ तो सब जाएगा, पूरा टाइम खराब हो जाएगा। तो दिस इज 10 -11 एंड 4। अब इसको आप बनाइए थीटा, और इस थीटा का अब हमें यूज करना है कहां पर? यहां इक्वेशन डबल स्टार में। तो थीटा और डबल स्टार को अगर हम एक साथ लाते हैं तो देखिए वैल्यू क्या बनेगी। देखिए x तो ये है, y ये है, z है। ए इनवर्स का मतलब कितना? 1/35 मैंने ये लिखा। इसका मतलब देखिए मैट्रिक्स जो है आपकी 5 5 -7, देखते रहिएगा। देखिए यहां पर ट्रांसपोज, ये देखिए ये भी -5 है, ये ध्यान में रखिएगा नहीं तो सब जाएगा। देखिए -5 है, तो यहां पर लिखेंगे -5, और उसके बाद देखिए 0 0 7 7, तो मैंने यहां लिखा 0 7 7, और यहां मैं लिखूंगा 10 और -11 और 4। ये तो मैट्रिक्स ए हो गई। बी की वैल्यू देख लीजिए, बी की वैल्यू बच्चों यहां पर लिखी है 3 6 एंड 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। पहले तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज 1/35। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखिए 5 3 are 15, 0 एंड 20 मतलब 35, सब ऐड होगा। 5 3 are 15 एंड दिस इज, लिख देता हूं मैं, 15 + 42 - 22, और -15 + 42 एंड +8। चलिए इस सबको सॉल्व करते हैं, तो 1/35 हुआ, यहां पर 35 भी आ रहा है, यहां देखेंगे तो यहां भी 35 ही आ रहा है, क्योंकि 42 और -22 का मतलब 20 और 15, और आप यहां देख लीजिए ये हो गया 50 - 15 का मतलब वंस अगेन 35। अब ये 35 जब सभी को डिवाइड करेगा तो क्या निकल कर आ रहा है? 1 1 1, और इस साइड में क्या है? x y और z। तो क्या ये बात क्लियर नहीं हो गई कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, और z की वैल्यू भी 1 है। ये एक सेट क्वेश्चन 5 नंबर में आता ही है, और अगर ये रॉन्ग हुआ तो सब जाएगा। ठीक, तो डेफिनेटली आप इसको समझ गए होंगे, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होंगे, लेकिन करना सब में यही। ठीक है, ऑलराइट, तो इसको कंप्लीट करिए। ये डिटरमिनेंट का लास्ट पार्ट था, अब हम लिमिट पर काम करेंगे, कॉन्टिन्यूटी पर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।